नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विपक्ष ने सरकार से बीपीएल, रोजगार, सरकारी भर्तियों के बारे में सवाल किए। विपक्ष के सवालों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुलकर जवाब दिया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने सरकार से बीपीएल, रोजगार, सरकारी भर्तियों के बारे में सवाल किए। विपक्ष के सवालों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि हमने ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगाई। कौशल रोजगार पोर्टल से अभी 4 से 5 हजार भर्तियां हुई हैं। बिना स्टेट के भी शिक्षकों को नौकरी दी गई। साथ ही नौकरी देने में स्थानीय स्तर को प्राथमिकता दी गई। अंत्योदय परिवारों को एडजस्ट किया जा रहा है और अध्यापक भर्ती की खामियों को दूर किया गया। साथ ही पीपीपी में 70 लाख परिवारों का डेटा एकत्रित किया गया। अभी जो सत्यापित डेटा है उसके आधार पर प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पोर्टल के माध्यम से हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इस प्रकार की भर्ती के लिए उसमें अलग से नहीं जाता है कुछ भी। कोई एक रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो लोग भरते हैं एक्सपीरियंस के लोग पहले लिए जाते हैं, बाद में उसमें जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से लिए जाते हैं, क्वालिफिकेशन के नाते से कोई भी नौकरी होती है, मेरिट का मतलब होता है उसकी हायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको दी जाए। क्योंकि आज कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, किसी भी सरकार में नहीं, अपने में नहीं, कि इस नौकरी के लिए इससे ऊपर की कॉलेज के लोग नहीं लिए जाएंगे। अगर कोई बेरोजगार है और अपनी मर्जी से ज्यादा क्वालिफिकेशन वाला लोअर मेरिट पर, लोअर एक कैटेगरी की सर्विस पर आना चाहता है तो उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उसके लिए खुला है, उसके लिए खुला है मैदान। क्या कि वो अपनी आगे की नौकरी के लिए, जो पहले कभी होता था कि किसी भी डिपार्टमेंट से उसको एनओसी लेनी पड़ती थी, हमने एनओसी का प्रावधान खत्म कर दिया कि उसको एनओसी नहीं लेनी है। कहीं भी नौकरी कर रहा है, उसके बाद वो चाहे एचसीएस, आईएएस भी बनना है तो सूचना देता जाए और आगे बढ़ता जाए, सूचना देता जाए, आगे बढ़ता जाए। लेकिन प्रारंभ में जीवन स्टार्ट करने के लिए अगर उसको छोटी नौकरी भी मंजूर है, वो लेगा, उसके हित में, उसकी सुविधा में। अगली बात, एचकेआरएन में भी जब ये कई तरह की पोस्टें आएंगी तो हमने ये भी नियम बनाया हुआ उसमें कि पहले हायर एजुकेशन की पोस्टें उसको भरा जाएगा। मानो अगर 10 पोस्टें एमए के लिए उपलब्ध हैं तो एमए वालों को उसका अवसर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बीए वालों की उपलब्ध हैं तो बीए की उसमें एमए भी आएगा, बीए भी आएगा। इसके बाद +2 की है और बचे हुए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट +2 की लेना चाहते हैं तो उसमें भी अवेल करेंगे। इसलिए हायर एजुकेशन के लोगों को प्रायोरिटी से पहले उनको नौकरी दी जाएगी, बाद में जो उपलब्ध हैं उसके बाद उनको मिलेगी। इसमें सबसे पहले रिजर्व कैटेगरीज के लोगों को उसमें से निकाल के दिया जाता है। अगर मानो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, सपोज एससी 20% हो गए, बीसी ए, बीसी बी 11 और 16 जो है उनके लोग लिए जाते हैं। इसके बाद जब रिजर्वेशन की कैटेगरी के लोग पूरे हो जाते हैं, फिर शुरू से लेकर नीचे तक ओपन में सबको लिया जाता है। उसमें जनरल भी आएगा, उसमें एससी बीसी भी बचा हुआ वो आएगा, उसमें ये भी आएगा अपना बीसी के भी लोग आएंगे, बीसीए, बीसीबी, एससी। तो इसी कारण से अभी तक एचकेआरएन में जितनी भर्तियां की गई हैं उसमें 37% जो है वो एससी के लोग हैं, 37%। बीसी बीसीए 27.4 है, 27 चाहिए, इसलिए वो कहीं कम नहीं हुए। हमने पीजीटी, मान लो पीजीटी में स्वाभाविक है पीजीटी के लोग वहां कम मिलेंगे एससी में, बीसी में। अब बीसी पूरे नहीं हुए तो आप ओपन कर लो, बीसी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या होता है सरकारी नौकरी में, उसका बैकलॉग छोड़ के आगे बढ़ाया जाता है।
ये चूंकि टेम्पररी नौकरी है, हमें अर्जेंट आदमी चाहिए काम करने वाले। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में लोग नहीं है तो उसको सब में से भर करके उस साल के लिए लगा लिया जाएगा। आगे फिर जरूरत पड़ेगी, जितने प्राथमिकता के आधार पर जितनी उनकी रिजर्वेशन का है उनको लेकर के फिर अगर खाली बचती हैं तो कहीं से भी भरा जाएगा। हमको आदमी चाहिए काम करने के लिए तुरंत। हम उस इंतजार में रहेंगे तो वो इंतजार में फिर ये पोस्टें फिर खाली पड़ी रहेंगी, फिर इसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना नंबर दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको भर्ती किया जाता है। मैं बता रहा था लिस्ट की बात। लिस्ट इसलिए नहीं कि जो क्राइटेरिया तय कर लिया उस क्राइटेरिया में अपर जो लोग आते हैं उनको सबको ऑफर लेटर भेज दिया जाता है, क्योंकि कोई लिस्ट तो बहुत लाखों की बनेगी, सबको डाल ही नहीं सकते हम। तो जो क्राइटेरिया है उसमें जिनकी सिलेक्शन आ गई वो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर ने ले लेना है। हाँ, एक चीज जो अभी तक नहीं हो रही थी उसको हम करेंगे कि क्राइटेरिया के मार्क्स क्या क्या हैं, वो आज के इस विषय में ध्यान में आ रहा है, इसको ओपन करेंगे। क्या कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के लोगों को कितना, इतने मार्क्स, एक 80 तक के कितने, इतने मार्क्स, एक 40 तक इतने, 2 लाख तक इतने, वो सारी जो क्राइटेरिया उसका डाल देंगे। आयु का भी डाल देंगे, जिला और ब्लॉक के जो नंबर दिए हुए हैं वो भी डाल देंगे, ताकि अपने आप घर बैठे कोई अपने मार्क्स गिन ले और गिनने के बाद जो कट ऑफ है उसका मिलान कर ले। अगर कट ऑफ से नीचे गया तो नौकरी नहीं मिलेगी। परमानेंट नौकरियों का क्राइटेरिया एकदम अलग होता है, लेकिन जो कच्ची नौकरी है, आउटसोर्सिंग की नौकरी है, टेम्परेरी 1 साल के लिए है, हम जरूरतमंद को दे रहे हैं, इसका और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब लोग अपने जो वहां का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं, एग्जाम देंगे, पास होंगे, क्यों नहीं होंगे। एक नई घोषणा कर रहा हूं, सुनिए। देखिए, समय समय पर बहुत से चेंजेस व्यवस्था में, सिस्टम में होते रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा एक चेंज होता है कि किस विभाग में कितनी पोस्टें चाहिए, कितनी जरूरत है, कितने लगे हैं, कितने खाली रह गए। समय के हिसाब से बहुत चेंजेस में होते हैं। अब 2 चेंजेस मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। एक चेंज तो टेक्निकल युग आ गया है। अब इस टेक्निकल युग में फिर वही बात पोर्टल वाली कि आईटी के जमाने में बहुत चीजें अब आपकी ऑनलाइन हो गई हैं। जो मैनुअली जितने लोगों की पहले जरूरत होती थी अब उतने लोगों की जरूरत रही नहीं है। अगर हमको अच्छी सरकार की व्यवस्थाएं बनानी है, यानी इसको इफेक्टिव करना है, समय पर करना है, कॉस्ट इफेक्टिव करना है, तो हमको हर विभाग के सिस्टम को रैशनलाइज दोबारा से करना पड़ेगा। कितनी जरूरत है, आप जरूरत है उस हिसाब से पोस्टें अपनी सैंक्शन कराएंगे। नए सिरे से हर साल फिर जरूरत पड़ेगी, फिर सैंक्शन कराएंगे। और अगर कहीं ज्यादा सैंक्शन पहले से हैं, आज जरूरत नहीं है, उनको कम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, कम भी करेंगे। लेकिन यह काम सरकार अपने आप नहीं कर सकती। हमने बहुत कोशिश कर ली विभागों में, विभाग का अपना एक सोचने का तरीका रहता है। तो इसके लिए हम जो विचार किया है वो ये किया है कि हम एक रैशनलाइजेशन कमीशन ये बना रहे हैं। और रैशनलाइजेशन कमीशन इंडिपेंडेंटली वो हर एक विभाग में किस पोस्ट की कितनी संख्या की जरूरत है वो हमें रिपोर्ट देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट इसको स्वीकार करेगा और स्वीकार करने के बाद ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है बढ़ाएंगे, कम करने की जरूरत है कम करेंगे। अब इसका दूसरा 7वां उदाहरण बता रहा हूं। बात आती है स्कूलों में। जहां तक स्कूलों की बात है, पहली बात तो हम ये ध्यान करें, अब जो वो बात जो मैं बता रहा हूं पता नहीं उस पर हम खुश होंगे या चिंता का विषय होगा। हमारी आबादी की दर अब लगातार कम हो रही है। आबादी की दर लगातार कम हो रही है। 0 से लेकर 10 साल तक हमारे आबादी जो है अब मात्र 12% है, 9% है। और 10 साल से 20 साल तक 12% है। 20 साल से 30 साल तक ये 18% है, यानी 10-10 साल के। आखिर नीचे का बैच ज्यादा हो तो ऊपर स्वाभाविक है, प्राकृतिक तौर पर कुछ ना कुछ कम होने की एक संभावना बनी रहती है। लेकिन नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमारी आबादी की दर कम होती जा रही है। और आबादी की दर अगर कम हो रही है, ये आंकड़े मेरे ऑथेंटिक आंकड़े हैं, वो कहीं से भी आप इसको इंक्वायर कर लेना। जब आबादी की दर कम हो रही है तो स्कूलों के बच्चे क्या होगा, कम हो जाएंगे। जब कम होंगे तो हमें उस सिस्टम को रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। जेबीटी की बात आती है। जेबीटी आज जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें आज भी 40,000 35,000 खाली दिखाई जाती हैं। ये 40 ठीक आंकड़ा मुझे ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन खाली दिखाई जाती हैं। जबकि आज हमको गेस्ट टीचर लगाने के बाद
वो टीचर हमारे सरप्लस हो गए प्राइमरी में। और सरप्लस को बचाया कैसे जाए, तो मैंने पिछली बार भी सेशन में बताया था कि जो नॉर्म था 1:30 गीता जिसमें हम करेंगी, नॉर्म्स 1:30 था, उसको हमने 1:25 किया, ताकि ये गेस्ट टीचर इनको हम खपा लें, इनको खपा लें। हाँ। ओहो, मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको कि एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे ही हर क्लास में या हर उसका जो उसके क्या बोलते हैं स्कूल का, एक 5वीं से 8वीं मिडल का नहीं, उसको एक फेज, चलो उनमें हर एक में प्राइमरी कितने, टीजीटी कितने, पीजीटी कितने, अब वो सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए, टीजीटी पीजीटी, पीआरटी तो सब्जेक्ट वाइज नहीं चाहिए, तो उनका सबका मूल्यांकन करना पड़ेगा। स्कूलों में विद्यार्थी कितने हैं इसका देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे स्कूल, बच्चे कितने, 5 प्राइमरी स्कूल, 8, 10, नॉर्म क्या है, किसी भी प्राइमरी स्कूल में 2 पीआरटी टीचर होने जरूरी हैं। 10 बच्चों पर आप 2 टीचर रखेंगे तो आपको सिस्टम को संभालना कि नहीं संभालना। हमने 145 स्कूल बंद किए इसलिए कि उनमें 20 से कम संख्या थी। उनको वाहन व्यवस्था दी है कि आपको टेम्पो चाहिए, टेम्पो, या कहीं बस जाती होगी, मानो छोटा बच्चा बस में नहीं जाता, 3 व्हीलर है, कुछ भी व्यवस्था वहां के पेरेंट्स और टीचर करेंगे। उनका पैसा तय कर दिया, पर बच्चा पर किलोमीटर इतना पैसा हम उनको रिलीज करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि साथ के स्कूल में 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा जो स्कूल है उसमें 1 किलोमीटर के अंदर है तो उसका कोई प्रावधान नहीं है। कई जगह तो 1 किलोमीटर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल, ये भी स्थिति देखने को मिली है एक ही गांव में। पॉलिटिकल डिसीजन कई बार हम करवा लेते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार से बिल्डिंग्स का हम उपयोग करेंगे। आज बिल्डिंग्स की बहुत उपयोगिता, हमको आखिर वहां अच्छे पंचायत घर भी चाहिए, अच्छे हमको लाइब्रेरी बनानी है, हमको कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, उस मैदान का उपयोग करेंगे। कोई बिल्डिंग की जरूरत है ऐसा नहीं है, केवल बिल्डिंग के लिए, और हम अध्यापकों को लगाएंगे। अध्यापक हमारी बच्चों की आवश्यकता है, टारगेट हमारा बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए जितने जरूरी अध्यापक हमको चाहिए, लेकिन अध्यापकों की नौकरी देनी है, एम्प्लॉयमेंट अध्यापकों को देना है। एम्प्लॉयमेंट का विषय जहां तक है, इसमें भी बिल्कुल मैं स्पष्ट करता हूं, आज हम एम्प्लॉयमेंट क्या सरकारी नौकरी में सबको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। 20 साल से 60 साल तक के जो हमारे लोग हैं वो लगभग 57% है। 57% आबादी लगभग कितनी होगी? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर। हमारी तो एम्प्लॉयमेंट 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, आउटसोर्सिंग को मिला लेंगे तो 5 लाख से ऊपर नहीं है। तो 5 लाख लोगों को अगर हमने देना है, अगर हम उसको 30 वर्षों को डिवाइड कर लें तो 20,000 से ज्यादा नहीं बनते। आखिर 30 वर्ष नौकरी करता है, 25 भी करता तो कितने? 5 लाख को 25 से 20,000, 20,000 से ज्यादा नौकरियां हम एक साल में पक्की ऑन एवरेज नहीं दे सकते। हमने पिछले 7-8 साल में 1 लाख की नौकरी दी है, ज्यादा नहीं दे पाए। और अभी भी और 2 साल में 50-60 हजार, 1 लाख जितनी भी बनेंगी, हम उसमें सारा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपनी सारी पोस्टों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, नोट पोस्टों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से एचपीएससी की नौकरी एचपीएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टाफ में, और जहां इमीडिएट जरूरत है एचकेआर में दे करके जल्दी से जल्दी भर्ती को पूरा किया जाए। ये बैकलॉग कोविड के दिनों का जरूर हमारा हुआ है, उसको सबको हम पूरा करेंगे। तो इसलिए मैंने रोजगार पर भी बताया, एचकेआर भी बताया, क्राइटेरिया भी बताया, मेरिट जो है केवल क्वालिफिकेशन है ये होगी। कोई भाई भतीजावाद, कोई किसी के साथ ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर हमने, मैं आपको चैलेंज करता हूं, हमारे जितने विधायक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं यहां पहली बात तो एचकेआर की करो, अभी आप, मैं उसके पर भी बोल दूंगा जब बोलूंगा, लेकिन उस पर भी 1 घंटा मुझे लगेगा, एचपीएससी और एचएसएस में 1-1 घंटा और लगेगा मुझे। नहीं, अभी एचकेआरएन, मैं चैलेंज, एक चैलेंज, मैं एचकेआरएन का चैलेंज कर रहा हूं। आप सुनिए, एचकेआरएन का चैलेंज कर रहा हूं कि 90 के 90 विधायक, चाहे उसमें विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, किसी एक का भी रिश्तेदार आप लाके दिखा दो तो मैं कह दूंगा कि हां सिफारिश हुई है। किसी एक का भी रिश्तेदार नजदीकी लाके दिखा दो, क्योंकि मुझे पता वो बहुत गरीब परिवारों से लोग लगे हैं, बहुत गरीब परिवारों। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेश में नौकरी के लिए हमने अलग से युवाओं को मौका दिया, हमने पोर्टल बनाया और कबूतरबाजी पर रोक लगाने का काम किया है। फैसिलिटेशन दी है। मान लो सरकार को चाहिए 10,000 लोग,
10,000 में ले लिए, अब हमारे पास उसको मान लो नहीं है। कल को प्राइवेट वाला भी को कहता है कि हाँ इन्हीं शर्तों के ऊपर मुझे 100 लोग दे दीजिए, 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, और हम अगर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको भी 1000 लोग दे देते हैं तो हमारे एक दायरे में से निकल करके होकर जाएंगे, उनको भी तसल्ली रहेगी, उनका ईपीएफ, उनका प्राइवेट फंड, ईएसआई वो सारा कटना शुरू हो जाएगा। आज जो चीज प्राइवेट यानी ठेकेदारों के माध्यम से सारी चीजें चल रही थी, जिसका सरकार भी उपयोग करती थी, बोर्ड कॉर्पोरेशन उपयोग करते थे, यूनिवर्सिटी उपयोग करती थी, और प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है, कोई फैक्ट्री वाला है, कोई कंपनी वाला है, वो भी वहीं से लेता था प्राइवेट वाले से। हमने एक सरकारी प्लेटफॉर्म दे दिया सबको। सरकारी प्लेटफॉर्म में अगर कोई लेता है, कल को हम एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं, सुनिए, हम ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं, जिसमें अभी तक तो सब प्राइवेट एजेंसी जो है विदेशों में नौजवानों को भेजती हैं और यहां से कबूतरबाजी होकर के दुनिया भर के इलीगल तरीके से भी जाते हैं। कितने ही केस बने हुए हैं। आज मान लो हम अगर सरकारी प्लेटफॉर्म दे देंगे जनता को कि भाई इसके माध्यम से आप जाओ, विदेश में नौकरी मिलती है, तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को, जनता को। हम कोई प्राइवेट लोगों के माध्यम से चयन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी जो है उस कंपनी में सारे जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वही हैं, केवल प्राइवेट को फैसिलिटेशन दी है, भाई आपको भी आदमी चाहिए, हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया है, सरकार को भी, बाहर भी, जहां जरूरत है, नॉर्म्स वही रहेंगे जो उस कंपनी के हैं। सदन में मुख्यमंत्री ने बताया कि आबादी की दर कम हो रही है तो छात्र भी कम हो रहे हैं। 20 से कम छात्र वाले स्कूलों को बंद किया, सरप्लस शिक्षकों को बचाने की कोशिश हमने की। साथ ही सीएम ने कहा कि हम रैशनलाइजेशन कमीशन भी बनाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संसद में सबसे पहले मिलेट से तैयार खाना खिलाया गया और आज हरियाणा विधानसभा देश की ऐसी दूसरी विधानसभा बन गई है जहां पर दोपहर भोज में मिलेट परोसे गए। इसके भोजन के बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर पत्रकारों से बातचीत की। हरियाणा की मनोहर सरकार किसान हित में अनेकों काम कर रही है, जिनमें से एक है मोटे अनाज को बढ़ावा देना। मोटे अनाज के फायदे को देखते हुए इसे लोकप्रिय बनाने की भारत की मोदी सरकार ने विश्व स्तर पर पहल कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। ये भारत के मोटे अनाजों के प्रचलित प्राचीन आहार को बढ़ावा देगा और इस प्रकार ये आहार ही औषधि का काम भी करेगा। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान दोपहर भोज के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब देश में खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न हो गई थी तो उस समय हरित क्रांति का नारा दिया गया था, लेकिन हम अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग कर खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ा सके, परंतु हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल इसका असर पड़ा, जिसे आज भी हम झेल रहे हैं। स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसीलिए हम जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिपो पर बाजरा सर्दियों में 3 महीने उपलब्ध करवाया जाता था, अब इसे 5 महीने उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थानों में जहां सामूहिक भोजन बनता है वहां भी मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव कार्य करेगी। उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के प्रयासों की भी सराहना की, जिनके प्रयासों से सत्र के दौरान बाजरा, रागी और अन्य मोटे अनाजों के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। उन्होंने गैर सरकारी संगठन खेती विरासत मिशन की भी सराहना की, जिन्होंने प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने के लिए मूल अनाज आहार से आरोग्य कार्यक्रम चलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष व आयुर्वेद में डाइटिशियन के कोर्स में भी मोटे अनाज को जोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस विषय को आगे बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में ये पास कराया कि 2023 का वर्ष ये मिलेट ईयर होना चाहिए। स्वाभाविक है, मिलेट का खाने का अभ्यास
लोगों का जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अभी जो चीज़ें देखने जा रही हैं, केमिकल्स के द्वारा पैदा होने वाली फसलों का जो दुष्परिणाम होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो कम होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियों से दूर होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव आता है कि बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमार होने के बाद अगर हम खाना पीना अपना ठीक कर लेते हैं बहुत जल्दी, और हमारा जो है ठीक खाने पीने से, मिलेट जैसे इस प्रकार के मोटे अनाज से, ऑर्गेनिक जो हमारी फसलें हैं उसके उपयोग करने से बीमारियां भी दूर जाती हैं। हम हरियाणा में इस प्रकार के प्रयोग आगे करने जा रहे हैं। हमारे जो वेलनेस सेंटर्स हैं, लगभग 1000 वेलनेस सेंटर्स अब जल्दी पूरे हो जाएंगे। वहाँ पर आयुष के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम वहाँ की जो डाइटिशियन के कुछ कोर्स करने के बाद लोगों को आग्रह करेंगे कि अपने खाने पीने का जो स्वभाव है, अपनी आदतें, अपना व्यवहार उस नाते से वो ठीक करें ताकि बीमार होने से भी बचें। बिल्कुल कोशिश करेंगे। और आज जैसे मैंने कहा है कि हम कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां लोगों को अपील भी कर सकते हैं, जहां व्यवस्था में सरकार को व्यवस्था करनी होती है, वहां इसको प्रचलन करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ योगदान भी जरूर होगा। ऐसा पीडीएस में जैसा अभी तक 3 महीने हम बाजरे का और मक्के का ये जो वितरण करते थे, उसकी जगह 5 महीने के लिए तय किया है कि इस वर्ष से 5 महीना जो सर्दियों के महीने हैं, इन 5 महीनों में बाजरा, मक्की ये भी पीडीएस पर बांटा जाएगा। बहुत स्वादिष्ट खाना था। जितनी भी आइटम्स थी, चाहे उसमें सूप था, फिर बाद में हलवा भी था, खीर भी थी, रायता भी था, रोटी तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनी हुई थी, रागी है, बाजरा है, इन सब चीज़ों का उपयोग किया गया। बहुत स्वादिष्ट खाना था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संसद में सबसे पहले मिलेट से तैयार खाना खिलाया गया। और आज हरियाणा विधानसभा देश की दूसरी ऐसी विधानसभा बनी है जहां पर दोपहर भोज में मिलेट परोसे गए, जिसमें कुटकी, शकरकंदी खीर, रागी हलवा, बाजरे की रोटी, हरी कंगनी, शकरकंदी शोरबा, स्वांग मूंग खिचड़ी, कोदरा मटर पुलाव, कंगनी प्रोबायोटिक चावल, कोदरा पत्ता गोभी बड़ा और बाजरा मेथी मूली रोटी प्रमुख व्यंजन थे। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हरियाणा सरकार ने एक रिमाइंडर भेजा है, जिसमें हरियाणा सरकार को नए साल पर करनाल यमुनानगर रेल लाइन का तोहफा मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय रेल मंत्री को जो रिमाइंडर भेजा है उसमें करनाल यमुनानगर रेल लाइन के अलावा हिसार एयरपोर्ट की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए भी काम किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा को नए साल पर मिलेंगी कई सौगातें। नए साल पर करनाल यमुनानगर रेल लाइन का तोहफा। नए रेलवे रूट होंगे तैयार। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय रेल मंत्री को भेजा रिमाइंडर। हिसार एयरपोर्ट की ट्रेन कनेक्टिविटी पर हो रहा है काम। हरियाणा की मनोहर सरकार को नए साल पर करनाल यमुनानगर रेल लाइन का तोहफा मिल सकता है। सरकार की ओर से केंद्रीय रेल मंत्री को इसके लिए रिमाइंडर भेजा गया है। सीएम मनोहर लाल ने भेजे रिमाइंडर में बताया है कि हरियाणा इस प्रोजेक्ट के अलावा हिसार एयरपोर्ट की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए भी काम कर रहा है। अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को रेल अवसंरचना परियोजना के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 1040 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लटके रेल प्रोजेक्टों में तेजी से काम करने के निर्देश HRIDC को दिए हैं। आपको बता दें कि IGI एयरपोर्ट दिल्ली और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार वाया विजवासन गुरुग्राम, बसई धनकोट, सुल्तानपुर फरूखनगर, झज्जर अस्थल बहौर रोहतक, डोभाली, हांसी हिसार एयरपोर्ट के बीच रेलवे कनेक्टिविटी के लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। न्यू रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उत्कृष्टता के लिए अर्बन इंफ्रा ग्रुप की ओर से रेल के क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों के साथ HRIDC को सम्मानित किया गया है। इसी बीच रेवाड़ी, सादुलपुर,
रेलवे ट्रैक पर सफर करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। उम्मीद है कि 2023 अप्रैल तक इस ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल ने रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण करने के लिए टेंडर ओपन किया है। इसमें खासकर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के जिले के लोगों को राजस्थान या फिर दिल्ली आने जाने का और अधिक लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2015 में रेलवे ने अपने बजट में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने की घोषणा की थी। उस समय रेलवे का अलग बजट होता था। कुछ समय बाद रेलवे ने रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ की बजाय सादुलपुर तक इस रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने का फैसला किया था, लेकिन बीकानेर मंडल के अधिकारियों ने इस मार्ग पर लोड कम होने की बात कहकर रेवाड़ी सादुलपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब फिर से इस लाइन के दोहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश की जनता तक हर सुविधा पहुंचाने का प्रयास करती रही है। अब नए साल में भी प्रदेश के लोगों को कई मनोहर सौगात मिलने जा रही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का जो हर वर्ग है वो सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।